हेलो एवरीवन, अश्मता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का तीसरा अध्याय। अथर्व अपने घर जा रहा था। उसके पीछे शिवांगी उर्फ सीवी भी थी। तभी एक टेम्पो सड़क की दूसरी तरफ से उसकी कार की तरफ बढ़ने लगी। ये देख वो अपनी कार को स्टार्ट कर पीछे करने लगा, लेकिन उसकी कार पीछे की कार से टकराकर रुक गई। उसके आगे भी एक टेम्पो था और उसे समझ में आ गया वो फंस चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उसे एक जोर की आवाज आई और झटके का एहसास हुआ। अथर्व कुछ देर तक शॉक में था। जैसे ही उसे होश आया, उसे एहसास हुआ उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने देखा उसकी दाएं तरफ एक काले रंग की कार खड़ी थी जिससे वो टेम्पो टकराया था, और वो कार उसके कार से टकराई थी जिस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। उसने तुरंत हॉस्पिटल कॉल कर एम्बुलेंस बुलाया, फिर अपने तरफ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दरवाज़ा उस कार की वजह से नहीं खुल रहा था। वो दूसरे तरफ के दरवाजे से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा पीछे की कार और आगे खड़े टेम्पो और जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था सब वहां से चले गए। वो उस दूसरी कार के ड्राइविंग सीट की साइड पर आया। उसका शीशा खुला था। कार के एयर बैग खुल गए थे। स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे एक लड़की बैठी थी। उसने एयर बैग साइड कर उस लड़की को हिलाया और पूछा, हेलो, आप ठीक हैं? उस लड़की की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने उसे आराम से उठाकर उसका सर सीट पर टिका दिया। जो चेहरा उसके सामने आया उसे देख वह हैरत में पड़ गया। उसके मुंह से निकला, शिवांगी। उसने उसके गाल को छूते हुए कहा, शिवांगी उठो। वह कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने कार की खिड़की पकड़ ली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके हाथ से वो खिड़की छूट गई और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। तभी वहां एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस के लोगों ने सिवी और अथर्व को स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस की तरफ ले जाने लगे। वहां एक वाइट कार दूसरी तरफ से आकर रुकी। उसमें संस्कार था। साथ ही एक बाइक रुकी जिस पर आदित्य था। एम्बुलेंस सिवी और अथर्व को लेकर जाने लगी। संस्कार ने एम्बुलेंस के पीछे अपनी कार बढ़ा दी। आदित्य सीवी की कार के पास आकर उसमें से कुछ सामान निकाल वहां से अस्पताल की तरफ चला गया। 4 घंटे बाद हॉस्पिटल के बेड पर अथर्व ने आंखें खोली। सामने अंजलि जी और करण जी उसे दिखाई दिए। उसने उठने की कोशिश की तो अंजलि जी ने कहा, तुम आराम करो अथर्व, तुम्हें चोट लगी है। अथर्व ने पूछा, वो लड़की, वो ठीक है? अंजलि जी समझ गई कि अथर्व उस दूसरी लड़की की बात कर रहा था। अंजलि जी ने कहा, हाँ, वो ठीक है और खतरे से बाहर है। डॉक्टर उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। अथर्व ने राहत की सांस ली। मुझे उससे मिलना है। अंजलि जी ने कहा, कल सुबह मिल लेना। अथर्व ने जिद की, नहीं, मुझे अभी मिलना है। करण जी ने उसे डांटा, अभी आराम करो अथर्व, मॉम जो कह रही हैं सुनो, वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली है। अथर्व ना चाहते हुए भी लेट गया। उसे सोता देख अंजलि जी और करण जी सोफे पर बैठ गए। थके होने की वजह से उन्हें जल्दी ही बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ देर बाद अथर्व ने आंखें खोल उन्हें देखा। वो सोने का नाटक कर रहा था। वो दबे पांव वहां से बाहर चला गया। उसने इमरजेंसी में आकर पूछा, मेरे साथ जो लड़की आई थी वो कहाँ है? नर्स ने कहा, डॉक्टर कपूर, वो तो डिस्चार्ज हो गई है। अथर्व ने उसे देख गुस्से से कहा, डिस्चार्ज हो गई? इतनी जल्दी कैसे? उसे चोट लगी थी ना? उसे इतनी जल्दी किसने डिस्चार्ज किया? पीछे से एक डॉक्टर ने आते हुए कहा, उसके फैमिली मेंबर्स आए थे। वो उसे कहीं और लेकर जाना चाहते थे क्योंकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी और वो घर जा सकती थी, इसलिए हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अथर्व ने कहा, डॉक्टर जोशी, लेकिन कम से कम सुबह तक तो उसे आपको हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। एक्सीडेंट हुआ था उसका। डॉक्टर जोशी ने कहा, इंजरी नहीं थी, हमने सारे टेस्ट करने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया है। अथर्व ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर नर्स की तरफ मुड़कर कहा, मुझे उसकी डिटेल्स देखनी है। नर्स ने उसे उसकी डिटेल्स दे दी। उसमें नाम शिवी लिखा था और एड्रेस पुणे का था। अथर्व ने मन में कहा,
वो शिवांगी ही थी ना, या कोई और? कहीं ऐसा तो नहीं चोट की वजह से मुझे किसी और में शिवांगी का चेहरा दिखने लगा था? मुझे कंफर्म करना होगा। उसने पूछा, इसमें उसका मुंबई का कोई लोकल एड्रेस नहीं है? नर्स ने कहा, ये उनकी फैमिली मेंबर ने ही लिखवाया है। उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं रहते, किसी काम से आए हैं और कल ही जाने वाले हैं। अथर्व ये सुन परेशान हो गया। डॉक्टर जोशी ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अथर्व अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ आया था। उसने पूछा, आपके पास उसकी कोई फ़ोटो है? डॉक्टर जोशी ने कहा, हम हर पेशेंट की फ़ोटो क्लिक करके तो नहीं रख सकते ना। अथर्व की नज़र सीसीटीवी की तरफ गई। उसने खुद से कहा, सीसीटीवी में कोई न कोई फुटेज ज़रूर होगी। वो सीसीटीवी रूम में फुटेज देखने लगा, लेकिन उसे किसी भी फुटेज में शिवी का चेहरा नज़र नहीं आया। संस्कार और आदित्य ने बड़ी चालाकी से सारे कैमरा को अवॉइड कर लिया था। उसमें ना ही शिवी का ना ही उनका चेहरा आया था। अथर्व अपने वार्ड से वापस इमरजेंसी में आया। डॉक्टर जोशी और सारे स्टाफ जिसने भी शिवी को देखा था वो जा चुके थे। अथर्व थके कदमों से वापस वार्ड में आ गया। अंजलि जी और करण जी जाग चुके थे और अथर्व को वहां ना देखकर वो बाहर उसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। अंजलि जी ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ गए थे अथर्व? उसने कहा, वो बस ऐसे ही। करण जी ने पूछा, उस लड़की से मिलने गए थे, है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। अंजलि जी उसे डांटने लगी, उसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स हैं अथर्व, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? एक तो तुम्हें चोट लगी है और तुम लापरवाही कर रहे हो। अथर्व ने धीरे से कहा, उसने मेरी जान बचाई थी मॉम। अंजलि जी करण जी को देखने लगी। उसने आगे कहा, एक्सीडेंट मेरा होने वाला था, वो अपनी कार बीच में लेकर आ गई थी, इसलिए मैं बच गया, वरना। करण जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हमें उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए अंजलि। उसकी फैमिली भी तो आई हुई थी, हमें उनसे मिलना चाहिए। अंजलि जी ने हाँ में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। वो जाने लगे तो अथर्व ने कहा, वो डिस्चार्ज हो चुकी है, मैं अभी पता करके आया हूँ। ये कहकर वह बेड पे बैठ गया। अंजलि जी ने बेयकीनी से पूछा, लेकिन इतनी जल्दी? अथर्व ने कहा, उसकी फैमिली उसे ले गई। करण जी उसके पास आते हुए बोले, उसका कोई एड्रेस तो होगा ना, हम उसके घर जाकर उससे मिलकर उसे थैंक्स कह देंगे। अथर्व ने मायूसी से उन्हें देखा। एड्रेस पुणे का है। करण जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मुझे एक केस के सिलसिले में पुणे जाना है, मैं उससे वहाँ मिल लूँगा, तुम एड्रेस दे देना। अथर्व सोचने लगा, क्यों ना मैं भी डैड के साथ चला जाऊं। उससे पहले मुझे डॉक्टर जोशी को शिवांगी की तस्वीर दिखानी होगी, ताकि पता चल सके वो वही थी या नहीं। अंजलि जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अथर्व, अथर्व, इतना मत सोचो, आराम करो, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वह लेट गया और मन में बोला, शिवांगी, क्या सच में तुम ही थी जिसने मुझे आज बचा लिया? अगर तुम थी तो फिर से मैं तुमसे मिलकर भी नहीं मिल पाया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों दूर भाग रही हो तुम मुझसे? अगली सुबह सिवी एक बेड पर लेटी हुई थी। संस्कार उसके बेड के बगल में एक चेयर पर सो रहा था। शिवी ने आंखें खोल उसे देखा और फिर उस रूम को देख उठने लगी। संस्कार की आंखें खुल गई। उसने पूछा, कैसी हो अब तुम? सिवी ने बेड पर बैठते हुए कहा, अच्छी हूँ। आदित्य वहां आते हुए बोला, खुद का खुद एक्सीडेंट करवाने के बाद ये ख्याल नहीं आया जिंदा हो या मर गई? शिवी ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं संस्कार को साथ लेकर नहीं मरने वाली थी। संस्कार ने कहा, हाँ, अथर्व कपूर होता तो जरूर वो ऐसा सोचती। शिवी ने पूछा, कैसा है वो? आदित्य बेड पर बैठते हुए बोला, जिंदा है और सही सलामत है, बिल्कुल वन पीस में। फिर पूछा, डर नहीं लगा तुम उसके चक्कर में टपक जाती तो? शिवी ने कहा, नहीं, मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि मुझे चोट ज़्यादा ना लगे। मैंने उस टेम्पो के साइड से अपनी कार टकराई थी ताकि इम्पैक्ट कम जाए। आदित्य ने कहा, लेकिन कार की क्या हालत हो गई है, अब वो सुधरने लायक भी नहीं रहा। विधि ने अंदर आते हुए कहा,
उसे आराम करने दो तुम लोग, बाद में परेशान करते रहना। दोनों वहां से चले गए। विधि ने एक ट्रे रखते हुए कहा, सूप है, पी लेना, फिर साइड टेबल पर रखी दवाई खा लेना। आज आराम कर लो, हॉस्पिटल भी कॉल करके बता देना। मैं चलती हूँ, कल जो भी कार उस रोड पर थी उसे ट्रैक करना है। वो बाहर चली गई। शिवी बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई, फिर आकर सूप पीकर दवाई ली। उसके गर्दन में झटके की वजह से दर्द था। वह लेट गई। उसने खुद से कहा, सारी प्लानिंग सोच समझकर की गई थी। इसका मतलब अथर्व हॉस्पिटल से कब निकला और किस रोड से होकर घर वापस आएगा, सब उन्हें पता था। मतलब वो उस पर नजर रख रहे थे। लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला? किसी पर शक भी नहीं हुआ। वो बेड से उठी और टेबल पर लैपटॉप खोल बैठ गई। उसने कहा, पता करना होगा अथर्व किस किस के कांटेक्ट में रोज आता है। उसने कुछ देर में एक लिस्ट तैयार की। फिर नीचे एक रूम में आई। वहाँ विशाल और विधि कंप्यूटर पर कुछ देख रहे थे। शिवी ने कहा, इस लिस्ट में जो भी लोग हैं वो कल कहाँ थे, उन्होंने किस किस से बात की, सब डिटेल्स चाहिए मुझे, और उनकी फैमिली डिटेल्स भी। विशाल ने उसे पढ़ा। इसमें तो ज़्यादातर अथर्व के साथ काम करने वाले लोग हैं, उसके साथ के डॉक्टर्स, नर्स और उसके साथ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं। विधि ने कहा, तुम चाहती हो हम सबके बारे में सारी डिटेल्स निकालें? संस्कार ने कहा, शिवी सही कह रही है। कोई तो है जिसे अथर्व की सारी मूवमेंट पता थी। उसके आसपास के सारे लोगों के बारे में पता करना पड़ेगा। फिर शिवी से बोला, सर से बात कर लेना, तुमसे बात करना चाहते हैं। शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। उसने शैलेश जी को कॉल किया। शैलेश जी ने कॉल पिक करते ही पूछा, कैसी हो? शिवी ने जवाब दिया, अभी आपका पीछा मुझसे नहीं छूटेगा। शैलेश जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुमसे मेरा पीछा छूटे। आज अथर्व घर पर रहेगा तो तुम भी आराम कर लो। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। वो अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उन्होंने अपने ड्रॉअर से एक फ़ोटो निकाला। वो एक 30 साल के आदमी की फ़ोटो थी। उनका चेहरा थोड़ा सिवी से मिलता था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने उस फोटो को देखते हुए कहा, आशुतोष, तुम्हें याद है जब सिवी पैदा हुई थी तो तुमने कहा था अपनी बेटी को नाजों से पालोगे, कभी उसे एक खरोच भी नहीं आने दोगे। लेकिन कल उसी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। जब मैंने सुना तो डर गया था। एक पल को तुम्हारी बात याद आ गई थी। एक डर मन में आ गया, कहीं तुम्हारी तरह वो भी। उन्होंने अपनी आंखों से निकले एक बूंद आंसू को पोंछा और कहा, उसे नहीं पता कि मैं तुम्हें जानता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। जब सारंगी भाभी की एक तस्वीर एक दिन डॉक्यूमेंट्री में देखी तब मुझे पता चला, ना तुम उसके साथ हो ना ही सारंगी भाभी। वैसे तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, वो तुम्हारी तरह इस देश के लिए काम कर रही है, एक स्पेशल ऑफिसर के तौर पर। वो भी तुम्हारी तरह बहादुर है, इंटेलिजेंट भी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें याद है जब सीवी पैदा हुई थी तब हम एक साथ एक ऑपरेशन पर थे। तुम्हें जब पता चला कि अचानक सारंगी भाभी की ड्यू डेट से पहले ही सीवी पैदा हो गई है तो बड़े दुखी हुए थे तुम, क्योंकि तुम उनके पास रहना चाहते थे तब। लेकिन बेटी के पिता बनने की खुशी में पूरे यूनिट को भरपेट मिठाइयाँ खिलाई थी। तब मैंने तुम्हें एक नाम सुझाया था, शिवी। लेकिन तुमने उसका नाम शिवांगी रखा, क्योंकि सारंगी भाभी का नाम भी शामिल होना जरूरी था उसके नाम में। वह उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हारी और सारंगी भाभी की कमी उसकी जिंदगी में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। जब पहली बार मिला था तो बहुत खामोश थी वो। एक पल को लगा कहीं उस तक पहुँचने में देर तो नहीं कर दी, कहीं लोगों की बातों और व्यवहार ने उसकी मासूमियत तो नहीं छीन ली। वो याद करने लगे, 3 साल पहले मुंबई का बीच। शिवांगी खड़ी समुद्र को देख रही थी। उससे कुछ दूर पीछे शैलेश जी खड़े उसे देख रहे थे। चेहरे पर मायूसी, आंखों में खालीपन, होठों पर मुस्कान का एक कतरा तक नहीं था। उन्हें संस्कार की कही बात याद आई। मैं जब बनारस पहुंचा तो पुलिस स्टेशन गया था सारंगी जी के घर का पता जानने। तभी वहां शिवांगी नजर आई थी, 2 लड़कों के साथ।
मैंने उनका पीछा किया। सुबह जब वह अपने घर गई तब मैं उससे मिलने गया। आपका मैसेज दिया। मुझे लगा था वो मेरे साथ आने से मना कर देगी, लेकिन वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, मुझे पता चला था वहाँ का एक बाहुबली सूरज सिंह, वह उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। वो पुलिस कस्टडी में है, उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। इसमें उसके चाचा चाची भी शामिल थे। शैलेश जी ने पूछा, वो लड़के कौन थे? संस्कार ने कहा, उनका नाम नहीं बताया शिवांगी ने। उसने कहा हम मतलब ना रखे, उसके दोस्त हैं शायद। शैलेश जी ने पूछा, मौत के नाटक का आइडिया किसका था? संस्कार ने जवाब दिया, शिवांगी का। उसने कहा अब वो वापस नहीं लौटना चाहती। जिस वजह से उसके मम्मी पापा की जान गई है, वो उसके लिए लड़ना चाहती है आखिरी दम तक। सामने शिवांगी को देखते हुए उन्होंने मन में कहा, मैं तुम्हें आशुतोष और सारंगी भाभी की तरह जाने नहीं दूंगा शिवे। दोनों की इस अमानत को अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगा। एक दिन जब उनकी मौत का सच सामने होगा, तब किसी अच्छे लड़के के साथ तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। वर्तमान समय। शैलेश जी मुस्कुराते हुए आशुतोष जी की तस्वीर देख बोले, फिक्र मत करो, अब वह संभल गई है। बहुत चंचल है वो। पिता नहीं तो दोस्त बन गया हूँ उसका। चाहता नहीं था कि वो इस खतरे के बीच रहे, लेकिन तुम्हारी और सारंगी भाभी की कुर्बानी को ऐसे कैसे जाया होने दूं? दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए शिवी और संस्कार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने वो फोटो अंदर ड्रॉअर में रख दी, फिर अपने काम में लग गए। अथर्व घर आने के बाद अपने रूम में आ शैलेश कुलकर्णी को कॉल किया। शैलेश जी जो अपने स्टडी रूम में काम कर रहे थे, उन्होंने उसका कॉल देख पिक किया। क्या बात है अथर्व, सुबह सुबह कॉल किया? अथर्व ने पूछा। कैसे हैं आप कुलकर्णी अंकल? शैलेश जी ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता तुमने सुबह सुबह मुझे कॉल मेरा हालचाल पूछने के लिए किया है। अथर्व हल्का सा मुस्कुराया। वो मैंने आपको शिवांगी मेहता की फ़ोटो दी थी, आपके पास होगी ना? शैलेश जी ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था ना, मैं उसके बारे में पता नहीं लगा पाया, इसलिए 6 महीने पहले तुम्हारे कहने पर मैंने वो फ़ोटो डिस्ट्रॉय कर दिया। अथर्व ने कुछ सोचकर बोला, कुलकर्णी अंकल, कल रात मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ मेरे साथ एक और कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक लड़की थी, आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं? शैलेश जी ने मन में कहा, इसका मतलब कल अथर्व ने शिवी का चेहरा देख लिया था, लेकिन अभी उसे कंफर्म नहीं है वो वही थी या कोई और। लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि शिवी हर वक्त तुम्हारे आसपास ही होती है। दूसरी तरफ से अथर्व की आवाज़ आई, क्या हुआ अंकल, आप कुछ बोल नहीं रहे? शैलेश जी ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की। वैसे तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना कल रात के एक्सीडेंट से? अथर्व ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए थैंक यू अंकल। आप बस ये पता कर दीजिए कि वो लड़की अभी कहाँ है। मैं बाद में बात करता हूँ। अथर्व कॉल कट कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो फ्रेश होकर रूम में आया। उसने आज वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लोअर पहन रखा था। तभी उसके रूम में माया आई। उसने आते ही उसे गले लगा लिया और पूछा, अथर्व तुम ठीक हो? अथर्व ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसे माया का इस तरह खुद के करीब आना पसंद नहीं था। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज सुबह जब आंटी से मेरी बात हुई और पता चला कल रात कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत डर गई थी, इसलिए सीधा तुमसे मिलने चली आई। अथर्व ने सोफे पर बैठते हुए कहा, उन्होंने बताया नहीं, मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। माया ने उसके पास बैठते हुए पूछा, आंटी ने बताया कि कल रात कोई लड़की तुम्हें बचाने के लिए अपनी कार बीच में ले आई थी, कौन थी वो? अथर्व ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? माया मुस्कुराई, मुझे लगा वो कहीं मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हुई तो तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। वैसे भी उसने तुम्हारी जान भी तो बचाई है। अथर्व ने गंभीर हो कहा, तुम जानती हो माया, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। माया ने उसके पास बैठते हुए कहा, लेकिन मैंने भी तो तुमसे कहा था, 1 महीने का वक्त दो मुझे,
अगर इस बीच तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं खुद शादी के लिए मना कर दूंगी। क्या हम दोस्त की तरह भी नहीं रह सकते? अथर्व ने एक गहरी सांस ली। वो इस बात के लिए मना नहीं कर सकता था। अगले दिन सबसे पहले वो डॉक्टर जोशी से मिला और शिवांगी की तस्वीर दिखा पूछा, क्या ये वही लड़की थी? डॉक्टर जोशी मुस्कुराए। आपके पास पहले से तस्वीर है उसकी? कौन है जिसने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? अथर्व धीरे से बुदबुदाया, मेरी भागी हुई बीवी। वह चेहरे पर गुस्से के भाव लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था जब उसने बटन दबा खोल दिया। वह बिना अंदर ध्यान दिए आकर खड़ा हो गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उसके पीछे खड़ी लड़की की सांसें अटक गई। वो शिवांगी थी। उसने तुरंत हाथ में पकड़ा अपना आईडी कार्ड पॉकेट में डाल लिया। अथर्व आंखें बंद कर गुस्से से बोला, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, तुम्हें बताऊंगा मेरे साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। शिवांगी ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था अथर्व उसे पहचान न ले। तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और अथर्व ने एक मुक्का लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। वह चिल्लाया, कुछ भी ढंग से क्यों नहीं चल सकता यहाँ? वो गुस्से से अपने बाल भींचते हुए पीछे मुड़ा। शिवांगी ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली। अथर्व उसे देख शांत हो गया। उसने कहा, आई एम सॉरी, वो मैं थोड़ा परेशान था। शिवांगी ने अपने पॉकेट से चश्मा निकाल आंखों पर लगा लिया और हाँ में सिर हिलाया। अथर्व ने कहा, आप बता सकती हैं कोई लड़की किसी लड़के को धोखा देकर क्यों भाग जाती है, ऐसे जैसे वो दुनिया में ही नहीं है? शिवांगी ने अपनी पुतलियां इधर उधर घुमाई, फिर मन में बोली, वो लड़की माया जिससे उस दिन मिलने गए थे, वो इन्हें धोखा देकर भाग गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनकर खुशी बहुत हो रही है। तभी अथर्व वहीं फर्श पर बैठ गया। क्या गलती की थी मैंने, जिसके लिए ऐसी सजा दे रही है वो? उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। शिवांगी उसे देख मन में बोली, क्या इतना प्यार था उस माया से जो धोखा देने के बाद भी इतना दुखी है? उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उसकी सिसकी सुन अथर्व ने उसकी तरफ देखा। वो तो बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी ने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। अथर्व ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे कर बोला, लगता है आप भी ऐसे धोखे से गुजर चुकी हैं। आप प्लीज रोइए मत। जाने वाले चले जाते हैं, हमें खुद को मजबूत रखना पड़ता है। शिवांगी ने जरा सा अपना गर्दन घुमाया। तभी लिफ्ट चलने लगी और अथर्व का फ्लोर आते ही वो वहां से चला गया। जाने से पहले उसने फिर से उसे सॉरी कहा। शिवांगी अपने फ्लोर पर आई और तभी उसे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट के लिए भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र अथर्व को ढूंढने लगी। वह अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस करते हुए उसके सामने से चला गया। उसे फिर से देखकर वह खुशी से झूमते हुए चली गई। 2 दिन बाद करण जी पुणे गए। अथर्व उनके साथ जाना तो चाहता था, लेकिन जा नहीं पाया। शाम को जब वो वापस आए तो अथर्व उनके पास आया और पूछा, कैसी रही ट्रिप? करण जी मुस्कुराकर बोले, गया था उस लड़की के घर, लेकिन वो नहीं थी। उसके भाई से मुलाकात हुई। उसने कहा वो बैंगलोर गई है, लेकिन वो उसका पता हमें नहीं देगा। उसके लिए जो तोहफा लेकर गया था वो दे दिया है। अथर्व हैरान मुंह उन्हें देखने लगा। वह मन में बोला, भाई, लेकिन शिवांगी का तो कोई भाई नहीं था। यहाँ तक उसका कोई कजन भाई भी नहीं है। तो क्या उस लड़की का चेहरा शिवांगी से मिलता है? वो शिवांगी नहीं है? इधर शिवांगी को करण जी का दिया गिफ्ट मिल गया था, क्योंकि उस पते पर जो इंसान करण जी को मिला था वो शैलेश जी का भेजा हुआ था। उसने उस बॉक्स को खोला। उसमें एक छोटी सी गणपति जी की बहुत खूबसूरत मूर्ति थी। विधि ने देखते हुए कहा, किसने सिलेक्ट की होगी ये मूर्ति? बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जो भी मांगेंगे गणपति जी तुरंत दे देंगे। शिवी हंसते हुए बोली, चलो अभी से लिस्ट तैयार करना शुरू करते हैं। क्या क्या मांगना है? उसने एक बॉक्स में रखे नोट को उठाया और खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, मैं आपसे मिलकर आपको यह गणपति देना चाहता था, लेकिन आप मिली नहीं। बेटा, आप मेरे बच्चों की उम्र की हैं और मेरे बेटे की जान आपने बचाई है, तो बस दुआ करूँगा कि गणपति जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपको हमेशा खुश रखें।
आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करण कपूर। विधि ने नोट पढ़ते हुए कहा। अब समझ आया करण कपूर इस शहर के इतने फेमस लॉयर कैसे बने। उन्हें बातें बहुत अच्छे से करने आती है। शिवी ये सुन हंस दी। विशाल ने वहां आते हुए कहा, अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो चलो, तुम लोगों से बात करनी है। विधि और सिवी बॉक्स बंद कर उसके साथ चले गए। एक रूम में टेबल के चारों तरफ सब बैठे हुए थे। विशाल ने कहा, हमने हर वो जगह चेक कर लिया है, लेकिन हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है जिससे पता चल सके कि अथर्व पर कौन नजर रख रहा है। हमने उसके आसपास अपने लोग भी लगाए, लेकिन कोई भी उसका पीछा करते नहीं दिखा है। संस्कार ने कहा, अथर्व अपने काम के अलावा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, यहाँ तक कि माया से भी उसकी नामात्र की बात होती है। विधि ने कहा, इसका एक ही मतलब है, अथर्व की कार में हो सकता है ट्रैकर लगा हो उस दिन, अब नई कार में नहीं लगी होगी। आदित्य ने कहा, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमें केयरफुल रहना होगा। अगले दिन शिवांगी लिफ्ट में आई ही थी जब उसके पीछे से अथर्व अंदर आया। वह हॉस्पिटल में हमेशा मास्क लगाकर ही रहती थी। अथर्व फिर भी उसे पहचान गया। उसने कहा, उस दिन मेरे बिहेवियर से आप परेशान हो गई होंगी। मैं उस दिन किसी बात से परेशान था। शिवांगी ने बस किया। उसने पूछा, आप कुछ बोलती नहीं। शिवांगी ने साइन लैंग्वेज में बोला, मैं कम बोलती हूँ। अथर्व ये देख और बुरा फील करने लगा और माफी मांगने लगा। तभी एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकी और कई लोग अंदर आ गए। शिवांगी एक कोने में खड़ी हो गई और अथर्व उस भीड़ और उसके बीच उसके दोनों तरफ हाथ रख खड़ा हो गया। शिवांगी की सांसें अटक गई उसे इतने करीब देखकर। वहीं दूसरी तरफ एक पल को उसका मन किया उसके गले लग जाए, उससे ढेर सारी बातें करें, लेकिन वो जानती थी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसकी नज़रों में वो मर चुकी है और अब उसका काम खतरनाक है। कुछ ही देर में बाकी सबके साथ अथर्व भी लिफ्ट से निकल गया। शिवांगी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने मास्क नीचे किया और गहरी सांस ली। वो बोली, इनकी वजह से अभी मैं बेहोश होने वाली थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अभी तक दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और अपने फ्लोर पर उतरी। रोज की तरह शाम को वो अथर्व के पीछे पीछे चली आई। अथर्व डिनर कर फर्स्ट फ्लोर पे आया। शिवांगी अपने कमरे की खिड़की से उसे दूरबीन से देख रही थी। अथर्व जो अपने फोन को देख रहा था उसे बार बार एक सीन याद आ रहा था। आज एक कार उसके पीछे थी। जब वह हॉस्पिटल से घर आया, वो कार सामने वाले घर में गई। उसने मन में कहा, ये कार मेरा पहले से पीछा कर रही है, कल भी देखा था। सामने वाले घर में तो कोई भी नहीं रहता था, तो फिर अब अचानक कौन आया। तभी उसने सीधी खिड़की से सामने देखा। शिवांगी के हाथ से दूरबीन छूटकर नीचे गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे अथर्व उसकी आंखों में देख रहा था। वह पर्दे के पीछे छुप गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, ये आदमी ऐसे देखता है जैसे सीधे बाघ मुझे घूर रहा हो। उसने अपना सिर बाहर निकाला और फिर से दूरबीन से सामने देखने लगी, लेकिन अथर्व कहीं नहीं था। उसने कहा, रोज यहाँ कुछ देर बैठकर रूम में जाता था, लेकिन आज जल्दी चला गया। वो बिस्तर पर बैठकर अथर्व को याद करने लगी जब घर की डोरबेल बजी और वह तुरंत खड़ी हो गई। कुछ देर में सबके सब हॉल में लगे स्क्रीन में देख रहे थे। सामने अथर्व दिख रहा था। आदित्य ने पूछा, वो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो उसके कोई रिश्तेदार नहीं रहते। संस्कार ने धीरे से कहा, किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है। उसने शिवांगी को देखा। वो बोली, कहना क्या चाहते हो? संस्कार ने कहा, उसने तुम्हें देख लिया है पीछा करते हुए। शिवांगी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कोई साइकिक हो जो तुम्हें पता है वो यहाँ क्यों आया है? हो सकता है गलती मेरी नहीं किसी और की हो। तभी दोबारा डोरबेल बजी। विधि ने शिवांगी के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, बड़ा जिद्दी इंसान है, जब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे वो नहीं जाने वाला। संस्कार ने कहा, मैं बात करता हूँ उससे। वो बाहर गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। अथर्व ने एक डब्बा बढ़ाते हुए कहा, मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। बाकी सब एक दीवार के पीछे एक के ऊपर एक सिर रखे दोनों को देख रहे थे। सबसे नीचे सिवी थी, उसके ऊपर विधि, फिर विशाल और आदित्य। संस्कार ने बेरुखी से कहा,
मैं अजनबियों के हाथ से कुछ भी खाने की चीज़ नहीं लेता। अथर्व बोला। लेकिन उसी अजनबी का पीछा कर सकते हैं आप। उसने शिवांगी की कार का नंबर बोलते हुए कहा। ये आपके घर की कार है ना? संस्कार ने मन में कहा। पकड़ी गई ये लड़की। बाकी सबने एक साथ शिवांगी को घूरा। वो पप्पी फेस बना सामने देखने लगी। संस्कार बोला। हाँ, तो आपको इस बात से क्या परेशानी है? अथर्व मुस्कुराया। आपके घर की ये कार मेरा पीछा कर रही थी। संस्कार ने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कार सिर्फ अपने घर आ रही होगी। अथर्व ने उस तरफ देखा जहां से बाकी सब उन्हें देख रहे थे। सब एक साथ पीछे हो गए। उसने पूछा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है आपके घर से? संस्कार मुस्कुराया। नहीं, कोई वहाँ काम करता है। अगर आपकी बिना मतलब की जासूसी खत्म हो गई हो तो आप अपना डब्बा लेकर घर जा सकते हैं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधे पीछे मुड़कर बोला, तुम सब बाहर निकलो। सब एक साथ दोनों हाथ आगे एक दूसरे से जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। उसने कहा, इतना छोटा सा काम नहीं हुआ तुमसे ठीक से? शिवी ने कहा, मैं अपना काम ठीक से ही कर रही थी, वो ज़्यादा स्मार्ट है। इधर अथर्व दरवाजे को घूर रहा था। कितने बदतमीज हैं इस घर के लोग। वह सड़क पार कर वापस अपने घर में चला गया। करण जी ने उसे देखते ही पूछा, इस वक्त कहाँ गए थे? अथर्व ने चिढ़े हुए कहा, आपको पता है सामने वाला घर किसका है? करण जी बोले, भूल गए, सैलिस ने खरीदा है उसे, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। अथर्व बड़बड़ाया, रहते हैं कुछ बदतमीज लोग, पता नहीं किन्हें घर दे दिया है अंकल ने। वह सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। करण जी उसे देख मुस्कुरा उठे। अंजलि जी बाहर से आते हुए पूछी, क्या हुआ, खुश लग रहे हैं? करण जी बोले, बहुत दिनों के बाद अथर्व को पहले जैसे चिढ़ते हुए देखा है, वरना दिल्ली से वापस आया था तो ऐसे लगने लगा था जैसे अपने इमोशंस दिखाना भूल गया है। अंजलि जी बोली, शायद माया का असर है। कुछ दिन बाद संडे का दिन था। अथर्व माया के साथ बाहर गया था। संस्कार और शिवी दोनों उसके पीछे गए थे। उन दोनों ने अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा रखी थी। शिवी ने ब्लैक हुडी के साथ ब्लैक जींस और ब्लैक शूज पहन रखे थे। माथे पर उसके छोटे छोटे बाल आ रहे थे। शिवी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। संस्कार ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जींस संस्कार ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू जींस और व्हाइट शूज पहन रखे थे। उसने कहा, तुम्हें ये लड़का बनकर आने की क्यों सूझी? शिवी ने जवाब दिया, सर ने कहा था अथर्व को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर हर वक्त मास्क पहनकर घूमूंगा तो उसे शक हो जाएगा। आदित्य ने आज सुबह कहा, क्यों न मैं लड़के की गेटअप में जाऊं, कोई मुझे नहीं पहचानेगा। वैसे बहुत दिन से लड़का नहीं बना था, बड़ा मजा आ रहा है। संस्कार ने पूछा, लड़का बनी हो, अंदर से लड़की ही हो, भूल गई हो? लड़कों की तरह बात क्यों कर रही हो? शिवी ने कहा, आदत रहेगी तब तो किसी के सामने लड़कों जैसी बातें करूंगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। दोनों लंच के बाद थिएटर में मूवी देखने जाने लगे। ये देख संस्कार और सेवी ने भी उनके टिकट लेने के बाद अपने लिए टिकट ले ली। दोनों ने मूवी का नाम पढ़ा और कहा, ये तो रोमांटिक मूवी है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। संस्कार ने कहा, वहाँ सिर्फ कपल होंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? शिवी ने कहा, क्या फर्क पड़ता है लोगों के सोचने से? वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों को एक कपल समझेंगे, लेकिन उनके सोचने से हम कपल बन तो नहीं जाएंगे ना। वैसे भी वहाँ अंधेरा हो जाएगा, अब चलो। वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। दोनों एक साथ बैठ गए और शिवी ने अथर्व और माया पर अपनी नजरें गड़ा ली थी, जो उनसे एक रो आगे बैठे थे। उसे देख संस्कार ने कहा, थोड़ी प्राइवेसी दो उन्हें, दोनों कपल है। ऐसे तुम उन्हें देखती रहोगी और अगर उन्होंने किस किया तो सरप्राइज हो कूद पड़ोगी। शिवी ने कहा, मैं क्यों कूदूंगा? मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ही हूँ, कई बार मूवी में मैंने ऐसे सीन देखे हैं। संस्कार फीके तरीके से मुस्कुराया, रील और रियल में फर्क होता है। कुछ देर बाद उसने पूछा, वैसे तुमने खुद कभी किस किया है?
शिवी को यह सवाल सुन अथर्व के साथ हुई शादी याद आ गई। उसने मन में कहा, अगर हम साथ होते तो शायद अब तक बच्चे भी पैदा कर चुकी होती मैं। उसने माया को देखा जिसने अथर्व का हाथ पकड़ रखा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ की है, बाहर रहते हुए बहुत लड़कों को डेट किया है। संस्कार बोला, ये झूठ तो मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है। वहां एक लड़के को तुमने ये तक कह दिया था कि तुम मैरिड हो ताकि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। शिवी ने सामने देखते हुए कहा, मैं यहाँ इंटेरोगेशन के लिए नहीं बैठा हूँ जो सच और झूठ ढूंढ रहे हो। अगर इंटेरोगेट करना ही है तो अपने सारे किसके बारे में पहले बताओ, वो भी डिटेल में। उसने आंख मारी। संस्कार ने कहा, बिल्कुल बेशरम हो तुम। शिवी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें आज पता चला। मूवी स्टार्ट हुआ। मूवी में एक शादी का सीन देख शिवी और अथर दोनों को अपनी शादी याद आ गई। अनजाने में शिवी का हाथ उस पेंडेंट पर चला गया जो अथर्व ने उसे पहनाया था। वहीं अथर्व का हाथ उस अंगूठी पर जो वो आज भी शिवी की दी हुई चेन के साथ पहनता था। मूवी के बाद अथर्व और माया शॉपिंग के लिए आए। संस्कार ने माया को इधर उधर देखते हुए देख कहा, ये माया शॉपिंग पर कम लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। शिवी ने उसकी तरफ देखा। दोनों एक लेडीज शॉप में चले गए। संस्कार ने कहा, तुम अभी लड़की की गेटअप में होती तो कितनी आसानी होती हमें। अब हम दो लड़के अंदर नहीं जा सकते ना, लेडीज कपड़ों की शॉपिंग करने, कितना अजीब लगेगा। शिवी ने सफाई देते हुए कहा, मुझे क्या पता था वो दोनों शॉपिंग करने आ जाएंगे। दोनों कुछ देर तक अथर्व और माया का बाहर आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए। शिवी ने कहा, मैं जाकर देखती हूँ। संस्कार ने हाँ में सर हिला दिया। शिवी अंदर गई, लेकिन अंदर अथर्व और माया उसे कहीं नजर नहीं आए। उसने एक सेल्स गर्ल से आवाज भारी कर पूछा, ब्लू शर्ट में एक लड़का ब्लैक ड्रेस में एक लड़की के साथ यहाँ आया था, वो कहाँ गए? असल में उनकी घड़ी गिर गई थी रास्ते में, वो वापस करनी है। सेल्स गर्ल ने कहा, वो दोनों दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। उसने दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। शिवी ने आगे पूछा, कितनी देर हुई उन्हें निकले हुए? सेल्स गर्ल ने जवाब दिया, 10 मिनट। शिवी ने थैंक यू कहा और दूसरे दरवाजे से बाहर जाकर देखने लगी। उसने संस्कार को कॉल कर कहा, संस्कार, वो लोग यहाँ से पहले ही निकल गए थे, तुम जल्दी से पार्किंग में जाओ, वो बाहर जाए उससे पहले उन पर नजर रखना होगा। संस्कार तुरंत लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। शिवी अथर्व को मॉल में ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। कॉल संस्कार का था। उसने कहा, अथर्व की कार यहाँ नहीं है, जल्दी से नीचे आओ। शिवी ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा, विशाल से कहो वो अथर्व को ट्रैक करे। शिवी के आते ही संस्कार ने कार स्टार्ट कर दी। उसने कहा, वो लोग काफी दूर निकल गए हैं, मैंने आदित्य से कहा है, वो उसके पास पहुंच रहा है। शिवी ने कार में बैठते ही अपनी नकली दाढ़ी निकाल दी। उसने कहा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ गलत होने वाला है। संस्कार ने कार ड्राइव करते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो, आदित्य पहुंच रहा है उसके पास, कुछ नहीं होगा। शिवांगी ने कहा, शुभ बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है, जल्दी चलो। संस्कार ने कार की स्पीड बढ़ा दी। दोनों कुछ देर बाद अथर्व की कार लोकेशन पर पहुंचे तो देखा आदित्य का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी बाइक बीच सड़क पर थी और वो सड़क किनारे जख्मी हालत में गिरा हुआ था। संस्कार और सेवी दोनों कार से निकले और आदित्य के पास गए। आदित्य ने दर्द में कहा, अथर्व। उसने एक तरफ इशारा किया। शिवी ने देखा अथर्व की कार एक पोल से टकराकर रुकी हुई थी। कार से पेट्रोल लीक कर रहा था। वह अथर्व की कार की तरफ दौड़ी। संस्कार आदित्य की मदद करने लगा। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लॉक था। उसने चिल्लाकर कहा, रॉड लेकर आओ जल्दी। संस्कार जल्दी से अपनी कार से रॉड लेकर आया। उसने कार के पीछे के दरवाजे का शीशा तोड़ा। शिवांगी ने अंदर देख कहा, इसमें सिर्फ अथर्व है। कार सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम से लॉक है, खुल नहीं रही। मैं कार के अंदर जा रही हूँ। संस्कार ने उसे रोकते हुए कहा, शिवी तुम रुको, मैं जाता हूँ। शिवांगी ने चिल्लाते हुए कहा, बहस का वक्त नहीं है संस्कार, तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी से बड़ी है, मैं आराम से चली जाऊंगी। इस कार में कभी भी आग लग सकती है, उससे पहले हमें उसे निकालना होगा। वो कार में खिड़की के सहारे घुस गई।
वह अथर्व के पास जा उसका सिर ठीक से सीट पर रखा और उसका सीट बेल्ट खोल दरवाजा अनलॉक किया। संस्कार ड्राइविंग सीट के पास पहुंच चुका था। इधर आदित्य उन्हें ही देख रहा था। तभी जोर का धमाका हुआ और वो चीख उठा, संस्कार, शिवी। क्या ये धमाका अथर्व, संस्कार और शिवांगी की जिंदगी अपने साथ लेकर जाने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।